हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज को। तो बेसिकली सीरीज को हमने डिजाइन किया है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो मेंस 2026 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एंड किस तरीके से डिजाइन किया है थोड़ा सा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जितना भी मेंस का सिलेबस है उसमें हर एक थीम पर हम आपको एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं सिविल्स विद आकाश के टेलीग्राम चैनल पे। अब वो कंपाइलेशन में उस थीम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2013 के बाद से वो भी हमने इंक्लूड किए हैं। एंड साइड बाय साइड उसी के साथ इंश्योर किया गया है कि जो प्रोबेबल क्वेश्चंस 2026 में पूछे जा सकते हैं उसकी भी एक लिस्ट आपको दी जा सके। और फिर उन्हीं क्वेश्चंस में से फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि एक हमारी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो सके। ऑलराइट, चलिए। तो उसी बेसिस पर आज की जो हमारी थीम रहेगी उन तीन क्वेश्चंस को जो हम डिस्कस करेंगे तो क्विकली एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन से तीन सवाल हैं। बट बिफोर दैट, आज की थीम हमारी यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो हमने ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी के इश्यूज, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब चीजें ये कवर कर ली थी। इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नमेंट बजटिंग एक साथ कवर किया था। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड कवर कर चुके हैं। इश्यूज वाला पार्ट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज हमारी ऑब्जेक्टिविटी है कि हम यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को थोड़ा समझेंगे और उससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट। राइट, तो इसमें यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। सवाल किस तरीके से यहाँ पर कह रहा है, दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। एक है पीएलआई स्कीम और दूसरी है पीएम एफएमई स्कीम। राइट, कह रहे हैं इवेल्युएट कीजिए इन दोनों स्कीम्स का रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हैज द सेक्टर अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन और नॉट। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर दो स्कीम्स का क्या रोल रहा है उसके ऊपर फोकस किया गया है एंड साथ के साथ क्या इस सेक्टर ने उस प्रकार की वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, इस पर एक सिंपल सा सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। टाइमर शुरू करते हैं 10 मिनट का, फिर हम अपनी ड्रिल शुरू करेंगे जहां पर हम इस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसे अटेम्प्ट यहाँ पर किया जा सकता है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए।
ऑलराइट, तो बेसिकली सवाल यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स के अराउंड है, राइट। अब एक मेजर पॉइंट मैं यहाँ पर पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि जहाँ इस सवाल में आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है, एक ऑब्लिगेशन छोड़ी गई है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जस्टिफाई करने हैं। ऐसे केस में कहीं ना कहीं फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट बहुत क्रूशियल हो जाती है, राइट। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको सारे फैक्ट्स टू द पॉइंट मेमोराइज रहे, राइट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, राइट। बट द पॉइंट इज कि आप एटलीस्ट कुछ बॉल पार्क नंबर्स अपने जहन में रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको थोड़े बहुत बताऊंगा। भी मेरे पास भी एक डेटा सोर्स है, उसी के थ्रू मैं आपके पास वो पॉइंट्स आपके लिए वहां पर नोट डाउन करवा दूंगा, राइट। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगेन क्वेश्चन काफी क्लियर है, पीएलआई स्कीम और पीएफएमएस स्कीम के दोनों के बेसिस पर कैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर यहाँ पर काम हुआ है उस पर फोकस करना है। एंड कहीं ना कहीं जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन का था, क्या वो अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया है, दैट इज समथिंग दैट विल हैव टू डिस्कस। सो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर फोकस किसके ऊपर करेंगे कि जी हाँ, इन दोनों स्कीम्स को इंट्रोड्यूस कर दो कि पीएलआई जो यहाँ पर रखी गई थी फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एज वेल एज पीएमएफएमई स्कीम जो यहां पर रखी गई थी अगेन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पर दोनों का टारगेट यहां पर डिफरेंट है, दोनों के ऑब्जेक्टिव यहां पर डिफरेंट है। पीएलआई फोकस करता है ताकि आपकी प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके, जिसमें प्राइमरीली फोकस यहां पर रहता है लार्ज और मिड साइज फॉर्म्स के ऊपर, राइट। बट ऑन द अदर हैंड पीएफएमई के केस में यहां पर क्या है, जो आपके माइक्रो यूनिट्स हैं, है ना, माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, जो कि अभी तक ढंग से फॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, उनकी फॉर्मलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूसिविटी के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव यहां पर सेट किया जाता है, राइट। तो दोनों का ही टारगेट डिफरेंट रहेगा। तो बट एक बेसिक सा आइडिया आप अपने स्टार्टिंग में ही यहां पर दे देंगे कि जी हाँ, दोनों स्कीम्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे पुश करने के लिए, एंड दोनों अपने अपने डिफाइंड रोल्स में यहां पर काम कर रहे हैं। नाउ कम्स द पार्ट कि अब कैसे इन दोनों स्कीम्स को यहां पर डिस्कस करना है। सबसे पहले आप यहां पर पीएलआई को थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो पहली बात तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लिखना नहीं है, बट पता होना बहुत जरूरी है। ये कब आपकी एप्लीकेबल है, किस चीज के लिए है, कि जहां पर आप प्रोडक्शन अपनी बढ़ाएंगे तो आपको सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी कि जी हाँ, आपने अच्छा प्रोडक्शन किया, अब हमारी तरफ से कुछ एक इंसेंटिव्स यहां पर लीजिए, राइट। अब वो जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो मिलते हैं इंक्रीमेंटल सेल्स के बेसिस पर। व्हाट आर दोस इंक्रीमेंटल सेल्स? कि जहां पर इट इज मेड श्योर कि इफ द कंपनी इज एबल टू क्लियर सर्टेन थ्रेशोल्ड टारगेट्स, जो कि हर साल के लिए वहां पर सेट किए जाते हैं कि अच्छा भैया, पिछले साल अगर 100 करोड़ का किया था, अगले साल 110 करोड़ का काम करना है। तो इंक्रीमेंटल सेल्स की सिर्फ बनाने से मतलब नहीं है, वो सामान बिकना भी चाहिए मार्केट में, राइट। तो इंक्रीमेंटल सेल्स पर जो आपका थ्रेशोल्ड टारगेट सेट किया जाएगा, अगर आपने उस थ्रेशोल्ड टारगेट को अचीव कर लिया तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्कीम जो कि वहां पर इंप्लीमेंट की जा रही है पीएलआई के केस में, क्योंकि पीएलआई में आपके 14 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका एप्लीकेबल है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर वहां पर डिफरेंट इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स वहां पर रखे गए, 2% से लेकर 6% तक के बीच में जनरली देखने को मिलता है। बट आपको सब चीजें मेंशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि पीएलआई स्कीम कैसे काम करती है, राइट। अब रही बात इस पीएलआई स्कीम को हम कैसे यूज करेंगे अपने आंसर में। तो देखिए, पहली बात तो आप इन्वेस्टमेंट के केस में जरूर बताइए कि जी हाँ, इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते मेजर इन्वेस्टमेंट पुश यहां पर देखने को मिला है। किस तरीके से कि बेनिफिशियरी कंपनीज ने क्लोज टू इन्वेस्ट किया है 9,000 करोड़ के अराउंड। अब क्यों ये इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज उनको सरकार से बेनिफिट चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करने पे, प्रोडक्शन करने पे सामान भी बिक रहा है, सरकार इंसेंटिव भी दे रही, तो भैया कंपनीज यहां पर खुश हैं। तो इन्वेस्टमेंट में तो डेफिनेटली हमें एक अपटिक यहां पर देखने को मिला है, और जो कमिटेड यहां पर रखी गई थी इट वाज क्लोज टू 7,000 करोड़, उससे ज्यादा ही इस टारगेट ने यहां पर अचीव किया है। क्लोज टू 22 स्टेट्स में यहां पर इन्वेस्टमेंट्स हमें होती हुई देखने को मिली है, राइट। पहला पॉइंट तो आपके पास ही आ गया। सेकंड पॉइंट फिर यहां पर आएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के केस में यहां पर हम क्या कहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन द स्कीम हैज बीन एबल टू जनरेट क्लोज टू 3.35 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, ठीक है जी, जो कि 2.5 लाख का नंबर रखा गया था, उसको भी यहां पर सरपास कर दे रहा है। वैल्यू एडिशन और सेल्स में भी यहां पर नंबर हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड रिफ्लेक्ट करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर। एंड द पॉइंट इज ना कि इस पूरे सेक्टर का ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन हम इतना अच्छी तादाद में करते हैं, उसमें अच्छी वैल्यू हम अट्रैक्ट कर सकें। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। तो उसी केस में वैल्यू एडिशन और सेल्स के केस में देखा जाए
तो अगेन जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका ओवरऑल जो सेल्स थी इट वाज क्लोज टू 58,000 करोड़, जो कि बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 2026 के फाइनेंशियल ईयर में आते आते 1,08,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली यहां पर पहुंच चुकी है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन और सेल्स भी यहां पर होती हुई देखने को मिली है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपोर्ट्स के नंबर भी यहां पर इंक्रीज हुए हैं, राइट। कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप इतना भी लिख दोगे ना कि 11% का कैगर यहां पर चल रहा है, सो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट कि यहां पर आप अपना पॉइंट प्रूव कर पा रहे हो। तो ऑल इन एवरेज इस स्कीम ने अच्छे तरीके से यहां पर परफॉर्म किया है, राइट। अब सेकंड पॉइंट आता है जहां पर आपके लिए पीएमएफएमई स्कीम के बारे में बात करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी यहां पर क्या था, थोड़ा समझिए। इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट था। जैसे कि पीएलआई स्कीम आपकी टारगेट कर रही है बड़ी कंपनीज को, है ना, कि बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, सरकार उसको इंसेंटिव देगा, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पीएमएफएमई स्कीम, तो यहां पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। बिकॉज यहां पर ऑब्जेक्टिव था कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑपरेट कर रहे हैं इनफॉर्मल तरीके से, उनकी यहां फॉर्मलाइजेशन की जा सके। तो उसी केस में यहां पर हम फोकस किस पे करेंगे कि वेदर दे हैव बीन एबल टू फॉर्मलाइजेशन एंड क्रेडिट रीच, राइट। अब उस केस में आप यहां पर कहोगे कि जी हां 2 लाख के अराउंड लोन सैंक्शंस यहां पर किए गए हैं, 2 लाख प्लस लोन सैंक्शंस यहां पर किए गए हैं, राइट। ओरिजिनल टारगेट भी काफी सिग्निफिकेंटली अचीव किया है। इंक्लूसिविटी के ऊपर यहां पर फोकस होता हुआ देखने को मिला है। द फोकस हैज बीन टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी, जहां पर आपके फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को कवर किया गया है, प्लस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कवर करने में इसने बहुत सक्षम रोल यहां पर निभाया है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेफिनेटली हमारे देश में व्हेन इट कम्स टू एमएसएमईज, माइक्रो एंटरप्राइजेस की प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्लोज टू 11 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के यहाँ पर इसने क्रिएट की है। तो ओवरऑल इस स्कीम ने भी सफिशिएंट तरीके से यहाँ पर अपना काम पूरा किया है। बट अभी भी ऑब्जेक्टिव्स की जो बात रखी जाती है, जो एक टारगेट रखा जाता है, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी करने को बाकी हैं, है ना। टारगेट भले ही यहाँ पर अचीव हो गए हों जो सेट किए गए थे, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट स्टिल नीड्स टू बी कवर्ड। अब वो पॉइंट अब आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल बन जाता है, बिकॉज आप वन साइडेड अप्रोच देके इस आंसर को यहाँ पर खत्म नहीं कर दोगे। कि जहां पर अब आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे जो कि पार्टली ही मेट हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का लैग देखने को मिलता है। कॉमन इंफ्रा का लैग मतलब कि अगर हम बात करें कि शेयर्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, है ना, तो उसके केस में बहुत सारे लोन्स यहाँ पर अप्रूव हुए, बट उसमें से कुछ ही यहाँ पर आगे जाके काम हो पाए हैं, ऑपरेशन हो पाए हैं। इट हैज बीन क्लोज टू 108 सैंक्शनड आपकी कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 59 ही यहाँ पर ऑपरेशनल देखने को मिलती हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट 76 आपके अप्रूव्ड इंक्यूबेशन सेंटर्स थे, जिसमें से 23 ही यहाँ पर अभी आपके कमीशन हुए हैं, राइट। एंड क्रेडिट ने भी यहाँ पर स्केल किया है, बट कहीं ना कहीं जो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस पे लाके ग्रोथ के ऊपर ट्रैजेक्टरी सेट करने का एक जो ऑब्जेक्टिव है, वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। कि इंडिविजुअली कंपनीज अपना अपना सेटअप तो क्रिएट कर रही है, बट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में अभी भी एक मेजर कंसर्न हमें देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड पॉइंट जो यहां पर आएगा कि पीएलआई का जो फोकस रहा है, पीएलआई के जो बेनिफिट्स रहे हैं, वो लार्जर फर्म्स के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे हैं, वो लार्जर फर्म्स के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे हैं। कि अगर आपकी 127 कंपनीज को कवर करता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 69 एमएसएमईज हैं, बाकी सारी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इस प्रकार के बेनिफिट्स यहां पर निकाल पा रही है। एंड ओवरऑल अगर अभी भी एक्सपोर्ट की बात अगर हम करें, तो हालांकि इंक्रीज है, बट अभी भी वो मॉडेस्ट इंक्रीज है। हमें यहां पर एक मेजर ग्रोथ फैक्टर चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहां पर क्रिएट कर सकें, राइट। तो हालांकि फास्ट ग्रोइंग है, बट अभी भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फूड एक्सपोर्ट्स में जिस प्रकार का चेंज हम लेके आना चाहते हैं, जिस प्रकार की वैल्यू एडिशन हम यहां पर करना चाहते हैं, वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू
पॉइंट इट आउट। एंड फोर्थ पॉइंट, अभी भी हमारी जो फूड प्रोसेसिंग है, उस केस में जो हम एक R&D के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से हम शायद उतना वैल्यूडेशन भी क्रिएट ना कर पाए। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन द पॉइंट इज नॉट अबाउट कोटिंग द फैक्ट्स, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहते हैं, और मेरा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये कहने का नहीं है कि आपको डायरेक्टली ऐसा ही सवाल वहां पर आ जाएगा, बट हाँ कुछ एक फैक्ट्स रहते हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा अपनी फैक्ट शीट बना लें और मेंटेन कर लें, तो डिफरेंट जगहों पर उनकी यूजिबिलिटी बन जाती है, और उसी तरीके से सवाल भी यहाँ पर हमारे पास था। ऑलराइट, चलिए अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा गया है कि डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, इंडिया रिमेन्स अ मार्जिनल प्लेयर इन द प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट, जो भी हमने पहले भी कंसर्न रेस किया। एनालाइज द की चैलेंजेस एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो अब ये सवाल अब आपके सामने है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन, उसी के साथ अगर हम कंटिन्यूटी में देखें तो ये सवाल भी वहीं पर आ जाता है कि अभी भी कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट नंबर हम यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। ग्रोथ है, बट विद रिस्पेक्ट टू अदर नेशंस वहां पर वैल्यू एडिशन ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा पैसा वहां पर फेच कर पाते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर बात रखी गई है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। आपका 10 मिनट का समय शुरू होता है अब। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए।
ऑलराइट, तो सवाल बड़ा सिंपल सा है यार, कि जहाँ पर क्लियर कट तरीके से क्वेश्चन की डिमांड इजीली समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली लिखना क्या चाहता है ना, क्या लिखना क्या है बेसिकली। तो कह रहे हैं डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, इंडिया रिमेन्स अ मार्जिनल प्लेयर इन प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स, एनालाइज द की चैलेंजेस एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो बेसिकली कीवर्ड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारे लिए कीवर्ड बन जाता है, राइट। मार्जिनल प्लेयर इन द प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स, ये चीज़ आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी, जिसमें बेसिकली आपके की चैलेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर इसको स्ट्रक्चराइज करना रहेगा तो कैसे, कि इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा ये जो पैराडॉक्सल सिचुएशन चल रही है इस पैराडॉक्स को यहाँ पर एड्रेस करेंगे, राइट। फिर आगे चल के जो चैलेंजेस हैं, जो रीजंस हैं इस पैराडॉक्स के, उसके बारे में बात करेंगे। फिर पास मेजर्स आएंगे और लास्ट में वी विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर आंसर, राइट। तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन आप कैसे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि जी हाँ, व्हेन इट कम्स टू सर्टेन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इंडिया वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में गिना जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, लेट्स से मिल्क, स्पाइसेस, इन सभी केसेस में, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल प्रोसेस्ड फूड ट्रेड, तो उस केस में हार्डली हमारा बहुत ही लिमिटेड सा शेयर देखने को मिलता है, राइट। एंड दैट इज द पॉइंट कि जहां पर ये कंसर्न रेज किया जा रहा है कि इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद कि रॉ मटेरियल की सप्लाई सब कुछ बढ़िया है, आपके पास जो प्रोसेस्ड फूड आइटम बनाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जरूरत है वो आपके पास अवेलेबल है, फिर भी आप प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में इतना एक्सप्लोर, इतना मेजर ग्रोथ क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट इज द पॉइंट, राइट। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली इसी पैराडॉक्स को हम एड्रेस करेंगे कि जी हाँ, हम एक तरीके से लीडिंग प्रोड्यूसर्स देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिल्क, पल्सेस, स्पाइसीज, राइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। बट फिर भी हमारा जो एक्सपोर्ट नंबर है ऑफ द प्रोसेस फूड आइटम्स वो मार्जिनली ही ग्रो यहाँ पर कर पाता है, राइट। अब उसी की बात यहाँ पर आएगी कि भैया ऐसा क्यों है, मतलब चैलेंजेस क्या हैं, किस वजह से ये नंबर यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहा है। तो चैलेंजेस के केस में ना यू मस्ट हैव रिटन वेरी गुड पॉइंट्स अंडर दिस, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम क्लास में भी पढ़ते हैं मल्टीपल टाइम्स, इसके बारे में डिस्कशन होती है। तो पहली बात तो यही कि लो प्रोसेसिंग इंटेंसिटी, कि बहुत ही लो प्रोसेसिंग इंटेंसिटी है, कि जैसे कि अगर हम बात करें फ्रूट्स के केस में 4.5% है ना, ठीक है जी। वेजिटेबल्स के केस में 2.7%, और वहीं यही नंबर्स अगर हमें जो इंडिया के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इन्हीं नंबर्स को अगर हम चाइना और यूएस के साथ देखना, तो चाइना के केस में 23% तक की देखने को मिलती है, यूएस के केस में इट इज आई थिंक क्लोज टू 67-65%, सिग्निफिकेंटली हायर, राइट। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रोड्यूस आपका क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट रॉ फॉर्म में ही किया जाता है ना, या फिर बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। हम उसको हाई वैल्यू प्रोसेस फूड आइटम में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर आ जाएगा सेकंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड कंप्लायंस गैप। क्वालिटी एंड कंप्लायंस गैप। अब क्वालिटी और कंप्लायंस गैप्स के केस में हम क्या कहते हैं कि भैया मोस्टली जो आपके इंटरनेशनल बायर्स हैं उनको बेहतर सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जो कि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स, हमारे इंडियन प्रोसेस्ड फूड आइटम के प्रोड्यूसर्स यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पा रहे। जैसे ग्लोबल गैप हो गया, HACCP हो गया, येसो हो गया, राइट। एंड एट द सेम टाइम जो सैनिटरी और SPS जो मेजर्स हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत सारे इंडियन यूनिट्स फुलफिल ही नहीं कर पाते। कंसिस्टेंट स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगेन हमारे प्रोडक्ट्स अगर हम बना भी लें फिर भी नहीं बन पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सप्लाई चेन है बहुत फ्रेगमेंटेड है। क्या रीजन है फ्रेगमेंटेड होने का, कि भैया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक कंसिस्टेंट सप्लाई यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाती। अगेन अ वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग जिसको आप यहाँ पर हाईलाइट करोगे। फिर आ जाएंगे आपके लॉजिस्टिक गैप्स, है ना, जैसे कोल्ड स्टोरेज का गैप यहाँ पर आ गया, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक गैप्स के केस में आप क्या कहोगे कि भैया इस प्रकार के जितने भी प्रोसेस्ड फूड आइटम रहते हैं
राइट, उनको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, पेरिशेबिलिटी का कंसर्न इनका रहता है, जल्दी इनकी शेल्फ लाइफ कम देखने को मिलती है, जल्दी खराब हो जाते हैं और कोल्ड स्टोरेज मोस्टली अवेलेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से 90,000 करोड़ तक का जो हमारा ऐसा प्रोड्यूस है वो खराब भी हो जाता है यहाँ पे, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो कंसर्न है ही है, उसके अलावा एक और पॉइंट जो आपका साथ में जुड़ जाएगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट एट पोर्ट्स, वो भी सिग्निफिकेंटली ग्लोबल काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में हाई देखने को मिलती है। फ्रेट कॉस्ट बहुत हाई देखने को मिलती है, और वहीं थाईलैंड और जो वियतनाम जैसे पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी कम कॉस्ट में ये चीज़ इंश्योर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी वहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यहाँ पर ब्रांडिंग गैप को हाईलाइट करोगे कि जी हाँ, अगर हम बना भी रहे हैं फिर अच्छे से ब्रांड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बायर्स उतने अच्छे तरीके से उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हम बात करें बल्क बासमती हो गया, स्पाइसेस हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अपने डिजायर्ड पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, राइट। सेकंड पॉइंट में अब यहाँ पर हमारे पास आएंगे मेजर्स, कि अब आपके पास क्या क्या मेजर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब मेजर्स में भी वही पॉइंट्स रहेंगे कि जो आप कहीं ना कहीं चैलेंजेस में लिख चुके, तो उस केस में आप क्या पहले क्या करोगे भैया, स्केल अप ऑफ पीएलआई स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड खासकर जो आपके एमएसएमईज हैं उन तक इसका बेनिफिट लेके जाया जा सके। एमएसएमईज के लिए स्पेसिफिकली अगर लगता है कि भैया वो इस प्रकार के थ्रेशोल्ड टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते हैं पीएलआई वाले, तो सेपरेट स्कीम उनके लिए यहां पर निकाली जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तरीके से काम करेगी, बट ओनली फॉर द एमएसएमईज, राइट। दैट कैन डेफिनेटली हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेगा फूड पार्क्स हैं इनको स्ट्रेंथन और डीपन करने की आवश्यकता है ना जी, कि जहां पर आपके ऐसे प्रोसेसिंग सेटअप्स क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी फार्म टू फैक्ट्री, है ना, कि जहां पर आपको पता है कि भैया मेजर प्रोसेसिंग एरियाज इसी रीजन में, तो उसी रीजन में भैया आप किस प्रकार के मेगा फूड पार्क्स क्रिएट किए जाएं। एंड मोर ओवर, जो आपके एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं उनकी लोकेशन भी उसी प्रकार से यहां पर सेट की जाए, उनकी लोकेशन भी वैसे सेट की जाए। फिर आपका जो कोल्ड स्टोरेज है, वेरी वेरी फंडामेंटल पॉइंट, उसका तो एक्सपेंशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अदरवाइज नहीं बात बनेगी। और इस केस में अगर हमें जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको थोड़ा रिफॉर्म की आवश्यकता है, बिकॉज द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ स्टोरेज सोल्यूशंस, बिकॉज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहीं ना कहीं उनकी जो एक अथॉरिटी रहती है, जो ऑटोनॉमी रहती है स्टोरेज को मेंटेन करने की, उसे रिस्ट्रिक्ट करती है कि भाई आप स्टॉक पाइलिंग नहीं कर सकते। सारे कंसर्न्स वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एफपीओ बेस्ड एफपीओ बेस्ड जो हमें एग्रीगेशन है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि एक कंसिस्टेंट सप्लाई चेन यहां पर बरकरार रहे, है ना। एक्सपोर्टर को जो कंसिस्टेंट सप्लाई चेन जो यहां पर चाहिए वो यहां पर बरकरार है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं वी नीड टू इंश्योर कि हमारे पास क्वालिटी टेस्टिंग के लिए मैकेनिज्म्स तैयार किए जा सकें। एंड व्हाई आर वी यूजिंग द वर्ड मैकेनिज्म्स, बिकॉज यहां पर आपको सिर्फ लैब्स नहीं क्रिएट करनी कि जो आपकी क्वालिटी टेस्ट कर दें, नहीं, आपको इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से लिंक करना पड़ेगा कि लैब्स तो चाहिए जो कि क्वालिटी टेस्ट कर दे, बट उससे पहले जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको क्वालिटी प्रोड्यूस यहाँ पर क्रिएट करना है, वो अवेयरनेस लेकर आनी पड़ेगी, है ना। ऐसे फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में अवेयरनेस लेकर आनी पड़ेगी कैसे आप अपने इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कहीं ना कहीं आपको एक्सपोर्ट इंडिया की ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। इसमें एपिडा आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जीआई टैग्स से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कि उस प्रकार से फिर उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर की जाए, ताकि हम एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अपनी पोजीशन वहां पर क्रिएट कर सकें, एंड जो बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं सेक्टर को, वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें। तो दैट इज समथिंग जिसके बेसिस पर आप अपना आंसर यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई कंसर्न भी फेस किया हो, राइट। अब आता है अगला सवाल एक और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर, कि फूड प्रोसेसिंग इज क्रिटिकल फॉर रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। Food processing is critical for reducing post-harvest losses and ensuring food security. Discuss in the context of recent food inflation and climate-induced supply disruptions. तो यहाँ पर अब आपका थोड़ा सा करंट अफेयर ओरिएंटेड करंट इश्यूज को लेके एक सवाल यहाँ पर तैयार किया गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 मिनट का टाइमर यहाँ पर शुरू करते हैं, राइट।
So you have 10 minutes, all the very best, attempt it well, then we'll discuss that how it can be answered. All right then.
ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। नाउ सी दिस क्वेश्चन माइट फील ट्रिकी, है ना, कि किस तरीके से इसको डील करना है। तो सवाल किस तरीके से कि फूड प्रोसेसिंग इज क्रिटिकल फॉर रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, वन कीवर्ड, एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। एंड फूड प्रोसेसिंग खुद में तो कीवर्ड यहाँ पर है ही, राइट। डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट फूड इन्फ्लेशन एज वेल एज द क्लाइमेट इंड्यूस जो सप्लाई डिसरप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिली है, राइट। अब बेसिकली यहाँ पर अगर मुद्दे की बात देखी जाए तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड सप्लाई डिसरप्शंस हैं, इनकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, और ऐसे सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर एक अहम रोल निभा सकती है। दैट इज द फंडामेंटल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर आंसर करना है। अब कैसे किया जाएगा उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन व्हाट आर यू सपोज टू डू, यू आर सपोज टू बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि जी हाँ, इस प्रकार के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमें सिग्निफिकेंट देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मच कोटेड डेटा 90,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर है ही है ना। अब उस डेटा को आप यहाँ पर कोट करके बता सकते हैं कि जी हाँ कितना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमें इंडिया में यहाँ पर पाए जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लॉसेस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन पेरिशेबल्स, जिसकी वजह से देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसे यहाँ पर रिजॉल्व करें, लॉसेस को यहाँ पर मिनिमाइज कर सके। एंड अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर क्या मेंशन करोगे कि पिछले 3 सालों में हमने फूड प्राइस इन्फ्लेशन या फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली यहाँ पर ऑब्जर्व करी है ना जी। सो दैट इज वाई टू क्लोज दिस गैप, टू मेक श्योर कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस ना हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करेगी। बट द पॉइंट इज कि अब आपको यहाँ पर हार्वेस्ट लॉसेस से फूड सिक्योरिटी के ऊपर जाना पड़ेगा, वो लिंक यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसे आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस विल लीड टू फूड इनसिक्योरिटी कंसर्न्स और कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द फूड सिक्योरिटी, राइट। अब उस केस में आप क्या कहेंगे कि जी हाँ, कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, एंड मोर ओवर बहुत सारे प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग टाइमली नहीं हो पाती, अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसके चलते उसकी शेल्फ लाइफ यहाँ पर बढ़ाई जा सके। एंड जब शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ पाती तो उस केस में जाहिर सी बात है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है। या इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम प्रोसेसिंग करके उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दें तो फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पर स्ट्रेंथन हो सकती है, एंड उस प्रकार से काम यहाँ पर कर सकते हैं। एंड यहीं पर प्रोसेसिंग क्या काम करेगा, एज एन इम्प्लिसिट बफर स्टॉक यहाँ पर काम करेगा, अगेन विच विल लीड टू व्हाट, फूड सिक्योरिटी। तो ये पॉइंट्स अब आपको यहाँ पर बताने कि इंडिया में ऑलरेडी फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग बहुत ही कम है, एंड हाईली पेरिशेबल आइटम्स जो हमारे पास टॉप क्रॉप्स रहती हैं उनके केस में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफी सिग्निफिकेंट देखने को मिलते हैं, एंड सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आने की वजह से फूड इन्फ्लेशन वाले प्रेशर्स भी वहां पर क्रिएट हो जाते हैं। दैट इज फंडामेंटल पॉइंट जहां पर आपने इस क्वेश्चन को मेजर डिमांड को एड्रेस करते हुए बता दिए कि जी हाँ, आपको ये सवाल यहाँ पर समझ में आ चुका है, राइट। अब यही आप बताओगे कि किस तरीके से भैया ये हेल्प करेगा। अगर हम थोड़ा सा रीसेंट एपिसोड जहां पर ऑब्जर्व करें तो फिर आप थोड़ा सा रीसेंट एपिसोड्स बताओगे। ऑफ सप्लाई डिसरप्शन प्लस फूड इन्फ्लेशन। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल जो हमारे पास है वो तो यही है कि 2023 में हमने टोमेटो क्राइसिस देखे थे कि जहां पर रेट 300 रुपये प्रति किलो तक वहां पर पहुंच गया था, राइट। तो वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। वैसे 2023 में टोमेटो क्राइसिस के अलावा आपके पोटैटो और अनियन की सप्लाई डिसरप्शंस भी देखने को मिली थी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप आरबीआई का ही खुद का डेटा यहाँ पर कोट कर दोगे। आरबीआई के डेटा के बेस पर आप क्या कहोगे कि जी हाँ, कहीं ना कहीं रेनफॉल अनोमलीज की वजह से वेजिटेबल इन्फ्लेशन पर 1.24% का इम्पैक्ट पड़ता है, परसेंटेज पॉइंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर अनोमलीज की वजह से 1.3% तक का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर कोट कर दिया, तो बेसिकली अब आपने यहाँ पर तथ्य मतलब एक तरीके से इसको प्रमाण के साथ यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि जी हाँ, ये कंसर्न यहाँ पर बिल्कुल वैलिड देखने को मिलता है, और ये कंसर्न यहाँ पर लॉजिकल भी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर दो।
24-25 का। अब इकोनॉमिक सर्वे 24-25 की यहाँ पर की फाइंडिंग क्या कहती है कि इंडिया में परसिस्टेंटली जो आपकी फूड इन्फ्लेशन 8.8% तक की देखने को मिली, जो कि बाकी नेशंस ने फिर भी डिसइन्फ्लेशन यहाँ पर कर लिया है कि हाँ ठीक है, पहले कंसर्न्स थे बहुत सारे बाकी नेशंस में भी थे, बट इंडिया का फिर भी परसिस्टेंट यहाँ पर चल रहा है। इसको स्क्यूफ्लेशन भी यहाँ पर कहते हैं, राइट, कि बाकी कैटेगरीज में इन्फ्लेशन फिर भी थोड़ी सी कंट्रोल में आ चुकी है, बट फूड की कैटेगरी में थोड़ी इन्फ्लेशन अभी भी आउट ऑफ बाउंड्स देखने को मिलती है। अब इसमें कंसर्न यहाँ पर क्या रहेगा कि भैया आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इसको लिंक कर दीजिए आप, राइट। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट यहां पर देखने को मिलता है, सप्लाई चेन गैप्स यहां पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो दैट इज द पॉइंट जो कि आप यहां पर इजीली बता सकते हो। एंड मोर ओवर अगर हम 2026 की ही बात करें तो अभी भी मॉनसून बहुत अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है, जो कि आईएमडी की रीडिंग्स भी यहां पर कहती है कि 43% ऑफ मॉनसून रेनफॉल डेफिसिट यहां पर देखने को मिल सकता है हीट वेव्स के लॉन्ग, जिसकी वजह से अगेन आने वाले समय में फूड इन्फ्लेशन और यहां पर बढ़ सकती है। फिर आएगा आपका इन सभी चीजों को लेकर सोल्यूशन, दैट इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी यहां पर किस तरीके से काम कर सकती है, राइट। तो अब आप इस चीज में यहां पर क्या कहोगे कि जी हाँ, पहली बात तो आपकी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में हम हेल्प कर सकते हैं, है ना, ताकि अगेन फूड की अवेलेबिलिटी वहां पर बरकरार रह सके एंड सप्लाई यहां पर इंश्योर्ड रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी तक यहां पर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं जिसमें फिस्कल प्रेशर बहुत ज्यादा है, लॉस पे ही मोस्टली यहां पर काम किया जाता है, उस प्रकार की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बफर खरीदा जाता है, फिर उसको बाद में सस्ते दाम पे बेचा जाता है। तो वो फिस्कल प्रेशर को भी रिड्यूस करने में आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक अहम रोल यहां पर प्ले कर सकता है, ताकि अगेन उस प्रकार के जो आपकी बफर स्टॉक्स हैं उनको अच्छे तरीके से मेंटेन की जा सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस प्रकार के एफिशिएंट स्टोरेज सॉल्यूशंस भी यहां पर प्रोवाइड किए जा सकें। तो ये आपके, अगर आपने पॉइंट्स यहां पर लिख दी तो एक तरीके से आप ये बता पाएंगे कि जी हाँ, हम इस प्रकार के कंसर्न्स को यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपकी टोमेटो प्यूरी होगी, डिहाइड्रेटेड आपके अनियन हो गया, फ्रोजन आपका लेट्स से पोटैटो हो गया, कि इस तरीके से हम कहीं ना कहीं जो बहुत मेजर टॉप क्रॉप्स जो देखने को मिलती हैं जिनके कंसर्न्स रहते हैं कि भैया पेरिशेबिलिटी का कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के हम उनको इजिली काम कर पाएंगे। सो पॉइंट यहां पर क्या है कि अब आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ये नहीं बताना कि इट इज वन ऑफ द फिक्सर्स, नहीं, अब यहां पर बताना कि आपको कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन सभी पॉइंट्स की वजह से स्ट्रक्चरल फिक्स का यहां पर रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट इंड्यूस जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस आ रही है वो तो इतना कंट्रोल में है ही नहीं, अडेप्टेशन के ऊपर ही फोकस यहां पर रखना पड़ेगा। तो अडेप्टेशन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन ऑल ऑफ दिस, राइट। अब इस केस में जो आपकी क्लाइमेट वॉलेटिलिटी को, जैसे आरबीआई ऑलरेडी कह चुका है कि इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट इशू, देन द occasional shock, then we'll have to adopt new measures like food processing industry in terms of maintaining our food security, for ensuring that billions of people in India are able to fulfill their कैलोरी नीड्स, न्यूट्रिशनल नीड्स जो भी उनकी वहां पर है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फूड सिक्योरिटी का यहाँ पर पूरा होना चाहिए। तो डेफिनेटली उस चक्कर में हमें यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अहम रोल ये प्ले करेगा। तो ये आपने कीवर्ड्स अगर बीच में हाईलाइट कर दी तो बेसिकली आपकी क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर इजिली पूरी हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आप सभी ने अच्छे से इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट किया हो, एक बेसिक्स आइडिया आप सभी को यहाँ पर लग गया हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, विल बी डिस्कसिंग मच मोर थीम्स इन द नेक्स्ट सेशन। हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, इन सभी टॉपिक्स की कुछ क्वेश्चंस वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ऑल एट देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।